चलिए मुझे बताइए, कल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ लिए थे। कितने ऑब्जेक्टिव थे? 7-8 ऑब्जेक्टिव थे, है ना। उसके बाद फीचर्स हम पढ़ रहे थे। इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 के पहला फीचर था डी लाइसेंसिंग करना, दूसरा था अबॉलिशन ऑफ MRTP एक्ट, इसका लॉन्ग फॉर्म मैंने याद कर लेना, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। उसके बाद था एनकरेजमेंट टू स्मॉल ट्रेडर्स, ये हमारा एक फीचर था कि छोटे व्यापार को भी बढ़ावा दिया जाए। और उसके बाद था एनकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, FDI का मतलब भी मैंने कल आपको समझाया था। अब आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या नई आर्थिक नीति आ रही थी 1991 के बाद में, उसका अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट मकसद ये भी था, रिड्यूसिंग द रोल ऑफ अ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है सरकारी कंपनी। पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है सरकारी कंपनी। और हम अब चाहते थे कि सरकारी कंपनी का रोल कम हो ताकि प्राइवेट प्लेयर्स को ज्यादा इंटरेस्ट आने लगे बिजनेस करने में। मेनी चेंजेस वेयर मेड इन द पब्लिक सेक्टर पॉलिसी इंक्लूडिंग द पॉलिसी टू इंक्लूड द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव: एंडिंग द स्टेट मोनोपोली। स्टेट का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट है। स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा? गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट की मोनोपोली थी। मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर। कई सारी चीजें ऐसी थी जो सिर्फ गवर्नमेंट ही बना सकती थी और गवर्नमेंट ही बेच सकती थी, प्राइवेट लोगों को वो व्यापार करने की अनुमति या परमिशन नहीं थी। इसको एंड करना था। इंप्रूविंग इफिशियंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर। इफिशियंसी का मतलब होता है काम करने की क्षमता। अगर 10 लाख रुपए लगाकर कोई प्राइवेट इंसान 1000 चीजें बना सकता है, तो 10 लाख रुपए लगाकर सरकारी कंपनियां सिर्फ 200 चीजें बनाती थी। तो इसमें कोई मतलब नहीं था, मतलब पैसा भी लगा, इफिशियंसी बिल्कुल नहीं है। तो हमारा मकसद था कि हमें सरकारी कंपनियों की इफिशियंसी को भी बढ़ाना है। अगला मकसद क्या था? रिलीजिंग द कैपिटल ब्लॉक इन सीक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, आपको समझ में आना चाहिए। सीक का मतलब होता है बीमारी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस मतलब सरकारी कंपनियां। अब सरकारी कंपनियां भी दो टाइप की सरकारी कंपनी थी, मनी मेकिंग एंड सीक। एक ऐसी कंपनी थी सरकार की जो पैसा कमा रही थी, बहुत पैसा कमा रही थी, उसमें बहुत प्रॉफिट भी था। और एक सीक मतलब जो लॉस में चल रही थी। तो कुछ भी करके अगर सरकारी कंपनी लॉस में चल रही है, इसका मतलब क्या है कि आपको वो कंपनी चलाना नहीं आता, वो बिजनेस करना नहीं आता। तो सरकार ने सोचा कि इसमें जो कैपिटल ब्लॉक है, मतलब सरकार ने जो पैसा लगाया है इन कंपनियों पे, इसको रिलीज कर दो, मतलब वो कंपनी बेच दो। टाटा, बिरला, अंबानी जो भी खरीदना चाहे उसको, ताकि उसका पैसा जो है वो मोकला हो जाए और वो सीक कंपनी कहीं ना कहीं कोई समझदार व्यक्ति चलाए और उसको आगे बढ़ाए। इसी को प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? प्राइवेटाइजेशन। तो बताओ मुझे, हमने कल से पढ़ना स्टार्ट किया था, उसी से आगे बढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है फीचर्स क्या क्या थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के। तो पहला फीचर था डी लाइसेंसिंग करना, दूसरा फीचर था अबॉलिशन ऑफ MRTP एक्ट, तीसरा फीचर था इंकरेजमेंट करना स्मॉल सेक्टर को, और चौथा था एंकरेजमेंट करना फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, और पांचवा जो इसका फीचर था वो था रिड्यूस करना पब्लिक सेक्टर का रोल, मतलब सरकारी कंपनियों का रोल। अब हमारा देश एक ऐसा देश बनने जा रहा था जहां पे ज्यादातर काम सरकारी कंपनियां नहीं बल्कि प्राइवेट प्लेयर करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक मकसद के साथ में हमने प्राइवेटाइजेशन, ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को फ्रेम किया। अब अगला शब्द है तो इसमें लिखा है टू एंकरेज द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिड्यूसेस द नंबर ऑफ इंडस्ट्री इन पब्लिक सेक्टर फ्रॉम 17 to 8। इसको आपको याद रखना है। तो पहले ऐसा था कि कुछ कंपनियां ऐसी थी, 17 कंपनियां या 17 तरीके के व्यापार जो सिर्फ और सिर्फ सरकार ही कर सकती थी। प्राइवेट लोगों को वो बिजनेस करने की अनुमति नहीं थी। उसको 17 से घटा के मनमोहन सिंह ने कितने पे लेके आया? 8। From 2014, there are only 2 industries reserved for public sector, which include railway and atomic energy। मोदी जी तो और भी ज्यादा लिबरल पर्सन निकले मनमोहन सिंह से। मनमोहन सिंह के पहले 17 ऐसी कंपनियां थी जो सिर्फ और सिर्फ सरकारी काम, सरकार ही चला सकती थी, उन चीजों का प्रोडक्शन कर सकती थी। मनमोहन सिंह ने 17 को घटाकर 8 कर दिया। फिर 2014 में मोदी की सरकार आई। अब ये भी आपको याद रखना है, अब यहाँ पे ओनली 2, सिर्फ 2 ही ऐसी कंपनियां हैं जो स्पेसिफिकली रिजर्व है
ये सरकार के अलावा कोई नहीं कर सकता। उसमें एक रेलवे है और दूसरा है एटॉमिक एनर्जी। और जहां तक मेरा ख्याल है, रेलवे को भी प्राइवेट करने के बारे में मोदी सरकार पूरी कोशिश कर रही है। तो इसके बाद सिर्फ एटॉमिक एनर्जी एक ऐसा एरिया रहेगा जो सिर्फ और सिर्फ सरकार कर सकती है, बाकी हर चीज हमारे देश में प्राइवेट रहेगी। उसके बाद जो अगला फीचर था हमारे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एनईपी का, वो था ट्रेड का लिबरलाइजेशन करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन? कैन एनीबॉडी टेल मी लिबरल का मतलब क्या होता है? Guys, among you, can anybody tell me what is the meaning of being liberal? नहीं, लिबरल का मतलब हाँ, फ्री इकोनॉमिक फ्रीडम, ये सही है। हाँ, बंधनों से मुक्त करना। एक प्रकार से लिबरल होना मतलब खुलापन। खुलापन होता है ना, खुलापन, आजादी किसी चीज को करने की, इसका मतलब होता है ये। तो हमारे इसमें ट्रेड मतलब बिजनेस को काफी रिस्ट्रिक्शन में रखा था, इतनी आजादी नहीं थी हमारे देश में व्यापार करने की, तो इसको हमने लिबरल कर दिया। इंपोर्ट लाइसेंसिंग कंट्रोल हैव बीन अबॉलिश। तो क्या था इंपोर्ट लाइसेंसिंग? अगर आपको विदेश से कोई चीज मंगानी है और भारत देश में बेचनी है, तो इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। फॉर एग्जांपल कलर टीवी जापान से मंगाने है तो आपको 1000 कलर टीवी का लाइसेंस मिला। तो 1000 के ऊपर एक टीवी भी नहीं मंगा सकते आप, उतना ही मंगाओ उतना भी बेचो। और वो लाइसेंस लेने के लिए भी बहुत सारा करप्शन हुआ करता था, उसको हमने अबॉलिश कर दिया। मनमोहन सिंह ने बोल दिया देश का एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो वन वे नहीं बढ़ेगा, इंपोर्ट बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट अपने आप बढ़ेगा। तो बिंदास मंगाओ जिसको जो मंगाना है वो। फिर समस्या ये थी कि फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं थे हमारे पास। तो फिर जब लोगों को बाहर से इंडिया में एफडीआई लाने की परमिशन दे दी तो वो लोग पैसा लगाने लगे, तो फॉरेन एक्सचेंज आ गया। तो अब इंपोर्ट करके इंपोर्ट में किसी को रोकने का कोई मकसद नहीं था। अब भारत का व्यापारी हर चीज विदेश से बुलाने लगा, वॉशिंग मशीन बुलाने लगा, टेलीफोन बुलाने लगा, घड़ियां बुलाने लगा, वॉचेस बुलाने लगा, फोन बुलाने लगा, कपड़े बुलाने लगे, जूते बुलाने लगे, और जो जो चीज भारत में बिक सकती थी बेचने लगे, जिसकी वजह से व्यापार बढ़ा, बिजनेस बढ़ा। ऑलमोस्ट ऑल कैपिटल गुड्स का मतलब होता है मशीन्स। मतलब आप फॉरेन से मशीन भी मंगा सकते हो, रॉ मटेरियल भी मंगा सकते हो, इंटरमीडिएट गुड्स भी मंगा सकते हो, एंड अदर कंपोनेंट वेयर मेड फ्रीली इंपोर्टेबल। क्या नहीं मंगा सकते थे आप विदेश से? फिनिश गुड, बनी बनाई चीजें नहीं मंगा सकते थे। पूरी आजादी थी, मशीन मंगाओ ताकि आप चीजें बना सको, रॉ मटेरियल मंगाओ ताकि आप चीजें बना सको। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब वो चीजों को बनाने के लिए जो चीजें लगती है, उन चीजों को बुलाओ, उसमें आपको दिक्कत नहीं थी। ये सब फ्रीली इंपोर्टेबल था। हाँ, फिनिश गुड को इंपोर्ट करना एक अच्छी बात नहीं थी। अगर भारत की सरकार ये बोल देती थी चप्पल जूते घड़ी से लेके चद्दर शर्ट बटन तक हर चीज अगर विदेश से मंगा लो, तो फिर भारत में कोई कुछ बनाना ही नहीं चाहता, हर चीज बाहर से लाते और यहाँ पे हम बेचते। वो अच्छी बात नहीं थी। इसलिए कैपिटल गुड्स को, मशीन को, इंटरमीडिएट गुड्स को, इन सबको इंपोर्ट करने का जो आजादी दी गई थी, लिबरलाइजेशन दिया गया था, वो बिल्कुल बिंदास जितना चाहिए उतना मंगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बनी बनाई चीजें मत मंगाओ, ये अच्छा नहीं होता देश के लिए। नहीं तो लैपटॉप कंप्यूटर हमारे देश में कोई बनाता ही नहीं, पेन पेंसिल भी नहीं बनाता, वो भी हम बाहर से खरीद के लाते और बेच देते। हमारे देश में प्रोडक्शन अगर बढ़ाना है तो मशीन टेक्नोलॉजी यहाँ तक ठीक है, तो उसकी आजादी मनमोहन सिंह ने दे दी। उनका जो नजरिया था, व्यू था, वो बड़ा स्ट्रांग था, उनको सब पता था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और जो उन्होंने कदम उठाए वो बिल्कुल सही कदम थे। पर हाँ, जो रिस्ट्रिक्शन पहले थे अब वो रिस्ट्रिक्शन उतने रहे नहीं। आगे बढ़ते हैं। Established exporter are allowed to raise the external credit to finance their trade। पहले ऐसा था कि बड़ा व्यापार करना है तो आपको बड़े पैसे लगते। अब हमारी सरकार के पास पैसा नहीं, हमारे बैंकों के पास पैसा नहीं, देश की जनता के पास पैसा नहीं, हम एक गरीब देश, बड़ा बिजनेस करने के लिए पैसा लाए कहाँ से? तो भारत के जो इस्टेब्लिश एक्सपोर्टर थे, जो कुछ लोग ऐसे थे जो चीजें बना के विदेश में बेचते थे, उनको विदेशों से कर्जा लेने की अनुमति दे दी गई। मतलब आपको अगर आपके शेयर इशू करने हैं तो लंदन में शेयर इशू करो, अमेरिका में शेयर इशू करो, वहां पे डिबेंचर इशू करो, वहां से लोन लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस कुछ भी करके बिजनेस बढ़ाओ और प्रोडक्शन बढ़ाओ। ये इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का एक मकसद था। स्पेशल इकोनॉमिक जोन आर सेट अप टू प्रमोट द एक्सपोर्ट। इसके बारे में भी बता देता हूँ, बहुत मस्त मस्त चीजें। कल ही मैंने सीएल फाइनल के
पेपर में इसका मतलब समझाया था, जिसका नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन एसीजेड। आप मुझे बताओ, नागपुर के पास एक मिहान बन रहा है, इसके बारे में सुना है क्या आपने? मिहान, किसी ने सुना कि मिहान क्या है? एनीबॉडी गाइस? मैं बताता हूँ, गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे ये महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र के बीच में नागपुर है, नागपुर के पास 200 किलोमीटर का एक एरिया डेवलप किया। इस 200 किलोमीटर के एरिया का नाम है मिहान। मिहान एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। अब इससे फायदा क्या होगा? तो मान के चलो गवर्नमेंट ने स्कीम दी कि आप एक काम करो, इस 200 किलोमीटर के एरिया में कंपनी लगाओ और वहां बनाए हुए माल को विदेशों में बेचो, देश में नहीं बेचने का। फिर लोग बोले ऐसा करने से हमें क्या फायदा? पहला फायदा, आपको जमीन फुकट में देंगे। लोगों ने बोला बहुत अच्छी बात है। आपको बिजली फ्री देंगे। लोगों ने बोला बहुत अच्छी बात है। बोले आपके फैक्ट्री के दरवाजे तक रेलवे की लाइन बिछा देंगे ताकि आपका माल आपके दरवाजे तक आए और आपसे भाड़ा भी कम लेंगे। लोगों ने बोला अच्छी बात है। आपके ऑफिसर्स को रहने के लिए वहां पे बढ़िया टाइप की बिल्डिंगे, मॉल, थिएटर, हॉस्पिटल, स्कूल सब बनवा देंगे एकदम कम खर्चे में। लोगों ने बोला बहुत बढ़िया है। वहां एक नंबर के रास्ते बनाएंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे। आप जितना भी पैसा कमाओगे 10 साल तक आपसे 1 रुपया भी इनकम टैक्स नहीं लेंगे। और अगर आप चीजें खरीदते हो वहां पे बनाने के लिए, जिसको आप विदेशों में बेचोगे, तो आपको उस पर जीएसटी भी नहीं देना पड़ेगा। कितना फायदा है बताओ? तो फिर इधर उधर फैक्ट्रियां मत लगाओ, आप फैक्ट्री लगाओ हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। ऐसे भारत में 15, 20, 25, 30 एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन तैयार किए गए, जिसको सरकार ने डेवलप किया। प्राइवेट लोगों ने वहां पे बिल्डिंगें बनाई, रास्ते बनाए, कंपाउंड बनाए, फैक्ट्रियां बनाई। और बस मकसद एक ही था कि यहाँ पे इतनी सारी चीजें बनाओ कि जो दुनिया भर में आप बेच सको। तो इससे भी लिबरलाइजेशन आया, तो देश के लोग भी पैसा लगाने लगे अपना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में फैक्ट्रियां डालने लगे, लोगों को जॉब मिलने लगा। और विदेशों से लोग आकर भी यहाँ पर अपना सेटअप करने लगे, बिजनेस लगाने लगे, जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था को काफी फायदा हुआ। आगे बढ़ते हैं। The government has also introduced the concept of agro export zone। महाराष्ट्र में भी, नासिक में एक जगह पे ये बना हुआ है एग्रो एक्सपोर्ट जोन। बारामती में है, नासिक में है, औरंगाबाद में है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप किसान हो, गुलाब का फूल बनाते हो, हापुस मैंगो बनाते हो, कपास है, तो यहाँ पे अपना उसको प्रोसेसिंग करने की फैक्ट्री लगाओ। वहां पे सब कुछ बिल्कुल पूरी सुविधा आपको मिलेगी। वहां से एग्रीकल्चर के गुड्स को विदेशों में भेजना पड़ेगा, उसमें जो भी सुधारना करनी है, पैकिंग करनी है, क्वालिटी करनी है, मेंटेन करनी है, कोल्ड स्टोरेज करना है, इन सब के लिए आपको सुविधा गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। बड़े बड़े गोडाउन बांध दिए जिसमें पूरा एयर कंडीशन लगा हुआ है ताकि आपका माल कोई खराब हो ना। वहां से पैसा कमाया तो उस पर इनकम टैक्स भी नहीं लगेगा 10 साल तक, 15 साल तक। और आपको बिजली भी सस्ते में मिलेगी, पानी भी सस्ते में मिलेगी। तो इंडस्ट्री को, प्रोडक्शन को, खासतौर पे एक्सपोर्ट क्वालिटी को डेवलप करने के लिए हमारे देश में स्पेशल इकोनॉमिक जोन एसीजी और एग्रो एक्सपोर्ट जोन एईजेड बनाया गया। और ये सब तय कर लिया गया था 1991 में। बात समझ में आ रही है आपके कि बोर हो रहा है? एवरीबॉडी? अरे, बात समझ में आ रही है कि बोर हो रहा है आपको? आ रही ना समझ में? इंटरेस्टिंग लग रहा कि बोरिंग लग रहा? इंटरेस्टिंग है। ये सब ध्यान में रखो, अगर आपको भी आगे चल के बिजनेस करना है, व्यापार करना है, तो इन सब चीजों से आपको काफी सहायता मिलेगी। भले जॉब करोगे तो नॉलेज तो रहेगा, खुद का व्यापार भी करोगे तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसका बेनिफिट कैसे लेते हैं उसको भी आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं बताऊंगा। इसके बाद जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म किया गया, वैसे इंश्योरेंस सेक्टर में भी रिफॉर्म किया गया। रिफॉर्म मतलब जो चीज बनी हुई है, एखादी चीज को बनाना मतलब करना, बनी हुई चीज को सुधारना मतलब रिफॉर्म करना, सुधारना करना। इसी को हम आर्थिक सुधारना भी बोलते हैं। अब इंश्योरेंस सेक्टर भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है। बहुत लोगों को जरूरत रहती है कि वो इंश्योरेंस ले, पर पहले हमारे देश में इंश्योरेंस को बेचने की परमिशन सिर्फ सरकारी कंपनियों को थी, अब वो भी प्राइवेट को दे दी गई। इंश्योरेंस सेक्टर वाज द मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट। सरकारी कंपनियां ही सिर्फ इंश्योरेंस इशू करती थी और किसी को पैसे नहीं मिलते थे उसमें। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया, कोई मर गया, तो चक्कर काटो सरकारी ऑफिसर के। वो बोलते 10 लाख रुपए का क्लेम है, 5 लाख रुपए मुझे दो, 5 लाख रुपए आपको देता। इतना करप्शन था इसमें। द न्यू पॉलिसी
passed Insurance Regulatory and Development Authority Act IRDA in 1999 to introduce the reform in this sector. इसको बिल्कुल याद करना है आपको। IRDA का मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया। ये 99 में बनाया गया, एक बॉडी बनाई गई। तो आप देखो, मुझे बताओ, मेरे सवालों का जवाब दो। हमारे देश में क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट को नियंत्रित करने वाली सबसे बड़ी बॉडी कौन सी है? किसके अंडर आता है देश का पूरा क्रिकेट? किसके अंडर आता है? स्पोर्ट्स कमेटी के अंदर नहीं, बीसीसीआई के अंदर। बीसीसीआई तय करती है कि क्रिकेट को कैसे। हमारे देश का स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट का बॉस कौन है बताओ? अरे, एसपी में, ओसीएम में पढ़ा कि नहीं आप लोगों ने? हु इज द बॉस ऑफ स्टॉक मार्केट? सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हमारे देश में बैंक्स का बिजनेस चलता है, बैंक का बॉस कौन है? वैसे ही हमारे देश में इंश्योरेंस कंपनी का बहुत बड़ा व्यापार चलता है, इसका बॉस कौन है फिर? IRDA, LIC तो कंपनी है। यही इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, ये बॉस है। ये लोग तय करेंगे कि कैसे इंश्योरेंस के बिजनेस का लाइसेंस किसको देना है और उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहनी चाहिए। तो हमारे देश में इंश्योरेंस सेक्टर को भी रिफॉर्म किया गया और प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया गया। LIC इज वन ऑफ द कंपनी जो इंश्योरेंस बेचती है, पर उनको नियंत्रित करने वाली बॉडी, जैसे आप CBSC स्कूल में पढ़े, तो सारे के सारे CBSC स्कूल किसके अंडर आते हैं? CBSC बोर्ड के अंदर आते हैं, वो उसका बॉस है। तो उसी तरह LIC मतलब एक स्कूल है और IRDA मतलब उसका बॉस है। सीए स्टूडेंट, किस सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट किसके अंदर आते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट की सबसे हाईएस्ट बॉडी कौन सी है? इसके अंदर सारे सीए आते हैं। वैसे IRDA के अंदर सारी इंश्योरेंस कंपनीज आती है, ये लोग इनके लिए नियम बनाते हैं। RBI के अंदर सारे बैंक्स आते हैं, BCCI के अंदर सारे क्रिकेट बोर्ड आते हैं, सेबी के अंदर सारे के सारे स्टॉक मार्केट आते हैं। तो इस तरह IRDA बनाया गया, has given license to many private companies to enter the insurance business। फिर इन्होंने बहुत सारे प्राइवेट कंपनी को लाइसेंस दे दिया कि आप भी इंश्योरेंस का बिजनेस चालू करो। पहले इंश्योरेंस का बिजनेस सिर्फ और सिर्फ सरकारी कंपनियां ही किया करती थी, प्राइवेट कंपनियों को ये बिजनेस करने की अनुमति या परमिशन बेटा नहीं थी। ये बात अब आपको समझ में आई क्या मैंने क्या बताया? दिस हैज एंडेड द मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट, और इसकी वजह से जो गवर्नमेंट एकमात्र एक इस बिजनेस में प्लेयर था, अब बहुत सारे प्राइवेट कंपनी भी अपना इंश्योरेंस बेचने लगे, जिससे उनका भी फायदा हुआ और जनता का भी फायदा हुआ। रिफॉर्म इन फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर मतलब हमारे बैंक्स, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर को रिफॉर्म किया गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेक्टर को रिफॉर्म किया गया, वैसे इंश्योरेंस सेक्टर को रिफॉर्म किया गया, वैसे ही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर हमारे देश के फाइनेंशियल सेक्टर को मतलब बैंक्स को भी और उसके काम करने को तरीकों को भी बदला गया, ज्यादा लिबरल किया गया, ज्यादा आजादी दी गई। Earlier, only cooperative banks and public sector bank were permitted to do banking business in a financial sector। पहले बैंक दो ही प्रकार के लगते थे, या तो सरकारी बैंक, पब्लिक सेक्टर मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और कोऑपरेटिव बैंक जैसे यवतमाल अर्बन बैंक, अकोला जनता, बुल्ढाना अर्बन, ऐसे बैंकों को ही परमिशन थी। ICICI बैंक, HDFC, एक्सिस बैंक, इनको परमिशन नहीं थी, सिटी बैंक। The new economic policy has also permitted entry of a new private bank and foreign banks भी। तो सिटी बैंक एक फॉरेन बैंक है हमारे देश में, DSB एक फॉरेन बैंक है, ICICI, एक्सिस, HDFC, ये सब इंडिया की प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। ये सबको परमिशन मिली हमारे देश में बैंक का बिजनेस करने का, जब हमारे देश में लॉन्च की गई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। चलो फिर आगे बढ़ते हो गया। कितने फीचर्स थे न्यू
इकोनॉमिक पॉलिसी के, डी-लाइसेंसिंग, abolition of MRTP, encouragement to the small sector, encouragement to the foreign investment, reducing the role of public sector, trade liberalization, reform in insurance sector, reform in financial sector. ये सब चीजें पढ़ने के साथ साथ एक बात मेरी ध्यान में रखना, ये चीज एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ना जितना जरूरी है उससे भी ज्यादा जरूरी है इन चीजों के बारे में आपको नॉलेज होना। ये रहा आपको नेम 5 प्राइवेट बैंक एंड फॉरेन बैंक। चलो इसको होमवर्क मार्क करो और मुझे व्हाट्सएप पे डालोगे आप लोग इंडिविजुअली। ये होमवर्क व्हाट्सएप पे भेजना है आपको। 5 प्राइवेट बैंक और 5 फॉरेन बैंक जो भारत में काम करती है, ठीक है, इसको मार्क कर लो। और कैसे भेजोगे मुझे इसका आंसर आप लोग व्हाट्सएप पे ये लेक्चर खत्म होने के 10-15 मिनट के बाद हर कोई भेजेगा। कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इस पे भी क्वेश्चन बनता है 4 मार्क का या 8 मार्क का। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने हमने किया लिबरलाइजेशन, आजादी दी व्यापार करने की। प्राइवेटाइजेशन, सरकारी कंपनियों को बेचा। ग्लोबलाइजेशन मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की सबको आजादी दे दी। फॉरेन से मंगाना है तो मंगाओ, बेचना है तो बेचो। हमारे देश के व्यापारी फॉरेन में जाके बिजनेस कर सकते हैं, फॉरेन का व्यापारी इंडिया में आके बिजनेस कर सकता है। तो इसको एलपीजी भी बोला जाता है, शॉर्ट में इसको क्या बोला जाता है, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये 3 कॉन्सेप्ट है, तुरंत पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और समझेंगे। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, हर चीज करने की आजादी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लिबरलाइजेशन रेफर्स टू इकोनॉमिक फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन, आर्थिक निर्णय लेने की आजादी। इट मींस प्रोड्यूसर हो, चाहे माल बनाने वाला हो, कंज्यूमर हो मतलब माल खरीदने वाला हो, ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो, आर फ्री टू टेक डिसीजन टू प्रमोट देयर सेल्फ इंटरेस्ट। सब व्यक्ति अपने फायदे के लिए जो मर्जी चाहे बिजनेस कर सकता है। अब कोई प्रकार की आपको रोक टोक नहीं की जाएगी, मतलब आपको आजादी दे दी गई, फ्रीडम दे दिया गया व्यापार करने का। एडम स्मिथ इन हिज बुक वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ के बारे में हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, सजेस्टेड दैट इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इज द बेस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी टू प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल। देश अगर अच्छी आर्थिक प्रगति करना चाहता है तो लिबरलाइजेशन इज द बेस्ट पॉलिसी। आजादी दे दो लोगों को, लोग अपना भला कर ही लेंगे, साथ के साथ ही साथ देश का भी भला होगा। सरकार कभी देश का भला नहीं कर सकती, सरकार ने व्यापार बिजनेस करना नहीं चाहिए। द इकोनॉमिक पॉलिसी विच लीड्स टू रिडक्शन if not removal of barriers in the working of a market mechanism and free competition is called the economic liberalization। जहां फ्री कंपटीशन होता है, मतलब कोई भी व्यक्ति आ सकता, कोई भी बिजनेस कर सकता और इसमें कंपटीशन रहेगा। कंपटीशन रहेगा तो माल अच्छा मिलेगा कस्टमर को और सस्ता भी मिलेगा। अगर लोगों को बिजनेस ही नहीं करने दिया जा रहा, एक ही इंसान है जो बनाता है, तो वो तो अपनी मनमानी करेगा, कैसी भी चीज बनाएगा और कुछ भी दाम में बेचेगा। इसलिए रिमूव करो बैरियर्स को और मार्केट मैकेनिज्म के हिसाब से चलो। मार्केट में सब कुछ फ्री रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा, बंदिशें लगाओगे तो प्रॉब्लम आएगी। अभी लॉकडाउन की वजह से फ्रीडम खत्म हो गया, तो अगर 5 बजे के बाद कोई चीज चाहिए तो एक आधा बोलता वैसे तो भाई भाव भाई 100 रुपए पर, तेरे को दुकान खोल के देता हूँ 150 रुपए देता होगा तो बहुत ही अर्जेंट होगा। तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मार्केट में सबसे बेस्ट पॉलिसी है, लिबरल ही होना चाहिए मार्केट, सब कुछ सही होता है। तो इसका मतलब है कि इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के आने से पहले हर लिबरल नहीं थे। अब लिबरल नहीं थे तो अपने आप को लिबरल और आजाद एक मार्केट बनाने के लिए क्या मेजर्स लिए गए, जिसका नाम है मेजर्स टेकन फॉर लिबरलाइजेशन। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट, पहले क्या था, कितना इंटरेस्ट मिलेगा आपको, ये कौन तय करता था, गवर्नमेंट तय करती थी। कि आपने बैंक में पैसा डाला तो बैंक आपको 8% देगी, लोन लिया तो 12% से लोन मिलेगा। अब बैंक नहीं तय करती, सरकार नहीं तय करती कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, अब ये तय होता है मार्केट फोर्सेस से। तो कोई मुझे बताओ तो, बैंक में पैसा डालो तो बैंक आपको लोन देता है, इंटरेस्ट देता है, और बैंक से लोन लो तो आपसे इंटरेस्ट लेता है। कैसे तय होता होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट का घटना और रेट ऑफ इंटरेस्ट का बढ़ना? एनीवन फ्रॉम यू कैन ऑन योर माइक कैन टेल मी, क्या आपको पता है क्या? अच्छा चलो, इंटरेस्ट से पहले मैं आपको ये बताता हूँ, मार्केट में टमाटर के रेट कैसे तय होते हैं बताओ। रोज घटते बढ़ते टमाटर 40 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 25 रुपए किलो, कभी 10 रुपए किलो और कभी 5 रुपए किलो भी मिलते हैं। और एक महीने में इतने सारे भाव कम या ज्यादा होते हैं, क्यों होते हैं बता दीप?
टमाटर के भाव क्यों घटते और क्यों बढ़ते? पूर्वी सब होलसेलर के भी बेच रहे वही शायद से महंगा खरीद के होगी किसी और से तो क्यों महंगा खरीदते हैं, क्यों सस्ता खरीदते हैं? सर जब टमाटर कम प्रोडक्ट होते तब उसके रेट बढ़ जाते और जब ज्यादा प्रोडक्ट होते तो फिर वो कम हो जाते रेट। हाँ कुमकुम बता। सर सप्लाई के कारण। डिमांड और सप्लाई के कारण, सीधा सा खेल है इसका। अगर डिमांड कम है, लोग खरीदना नहीं चाहते टमाटर, सप्लाई बहुत ज्यादा है, मार्केट में भर भर के माल है टमाटर का, बहुत ज्यादा माल हो गया, डिमांड कम है तो भाव घट जाएंगे, क्योंकि बेचने वालों के पास माल है, खरीदने वालों को चाहिए ही नहीं टमाटर। तो ऐसे केस में टमाटर 5 रुपए किलो बिकता है। पर अगर सिचुएशन चेंज हो जाए, डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई घट जाए, मतलब टमाटर है ही नहीं, अब खेतों से टमाटर निकल नहीं रहे, मार्केट में टमाटर आ नहीं रहे, टमाटर तो सबको चाहिए, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो ऐसे केस में टमाटर सस्ते बिकेंगे कि महंगे बिकेंगे? महंगे। तो भाई किसी भी चीज का दाम किसके आधार पे तय होता है? सप्लाई और डिमांड के बारे में। सप्लाई और डिमांड। सप्लाई मतलब मार्केट में जो भी माल बनाने वाला है वो सप्लाई करता है, डिमांड मतलब मार्केट के वो सारे लोग जो खरीदते हैं वो डिमांड क्रिएट करते हैं। क्या मार्केट में बाहर जाके देखोगे तो दिखता क्या ऐसा आंखों से कि ये डिमांड है और ये सप्लाई है? नहीं दिखता। पर वो होता है, मौजूद होता है, दिखता नहीं पर होता है। जैसे ग्रेविटी है, ग्रेविटी दिखती नहीं अपने को, पर हर प्लैनेट में अपनी एक क्या होती है, ग्रेविटी होती है। उसी तरह डिमांड और सप्लाई एक फोर्स है जो विजिबल नहीं है, देख नहीं सकते, पर अपने आप में वो फोर्स काम करता है, चौबीसों घंटे ऑटोमेटिकली काम करता है। और इसी तरह से प्याज के, टमाटर के, लोहे के, सोने के, चांदी के, हर चीज के दाम घटते हैं और बढ़ते हैं। और इसी को बोला जाता है फ्री मार्केट मैकेनिज्म। एक फ्री मार्केट में जहां पे कोई एक व्यक्ति ये नहीं तय करता कि किस चीज का क्या दाम होना चाहिए, वहां पे चीजों का दाम मार्केट अपने आप तय करता है, बेस्ड ऑन द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सीधा सा रूल है, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, भाव बढ़ेंगे। सप्लाई ज्यादा डिमांड कम, भाव कम रहेंगे। जितना डिमांड है उतना ही सप्लाई है, तो भाव स्थिर रहेंगे, ना तो घटेंगे ना तो बढ़ेंगे। ये लॉजिक हर चीज में लागू होता है। लॉकडाउन था, दीप को पता होगा, लॉकडाउन में सुपारी का भाव 500 रुपया 600 रुपया किलो तक चला गया। अपने यहाँ पे लोग खर्रे की डिमांड बहुत करते, तो खर्रों के लिए क्या चाहिए, सुपारी। अब माल आ नहीं रहा था तो सप्लाई कम था, डिमांड कम नहीं हुई तो सुपारी खर्रे बहुत महंगे हो गए थे। उसी तरह गर्मियों में सब्जियां नहीं निकलती, सब्जियों के रेट ज्यादा होते हैं। जब नए नए आम आते हैं तो सप्लाई कम रहता, डिमांड ज्यादा रहती, तो आम महंगे रहते। नया नया मटर आता तो सप्लाई कम रहता, माल कम रहता मार्केट में, डिमांड ज्यादा रहती तो मटर महंगे रहते। फिर धीरे धीरे आम ज्यादा आते, मटर ज्यादा आते, सप्लाई बढ़ जाता, डिमांड उतनी ही रहती, तो धीरे 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 रेट कम होते हैं। ये हर चीज में लागू होता है। तो दुनिया में किसी भी चीज के दाम कौन तय करता है बेटा? कौन तय करता है? उस चीज का प्रोडक्शन। डिमांड और सप्लाई तय करता है। अगली बार आपसे पूछूं कि चीजों के दाम कैसे तय होते हैं, तो आप बोलोगे डिमांड और सप्लाई। मान के चलो आपने एक मोबाइल का दुकान लगाया, बराबर है। अब मोबाइल क्या रेट में बेचोगे आप, ये कौन तय करेगा? उसकी डिमांड कितनी है उससे। हाँ सीधी सी बात है, अगर लोग मोबाइल खरीदना चाहते हैं और मार्केट में ढेर सारे मोबाइल है तो मोबाइल सस्ते में मिलेंगे। पर अगर मार्केट में खरीदने वाले बहुत है मोबाइल, पर मोबाइल ही नहीं है दुकानों में, लोगों के पास सप्लाई ही नहीं है, तो मोबाइल के भाव बढ़ेंगे। तो मोबाइल सस्ता बिकेगा या महंगा बिकेगा, लैपटॉप सस्ता बिकेगा महंगा बिकेगा, तेल, शक्कर, साबुन, सैनिटाइजर, बीच में सैनिटाइजर के भाव बढ़ गए थे, क्यों बढ़े थे बताओ तो? डिमांड ज्यादा थी। डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम था, फिर धीरे धीरे सैनिटाइजर के भाव कम हो गए, क्यों हुए? सप्लाई ज्यादा हुआ। तो
भाई मार्केट में चीजों के दाम तय होते हैं बेस्ड ऑन द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो मार्केट में अपने आप काम करता है। ये इनविजिबल फोर्स है, इसको आप आंखों से देख नहीं सकते। अब मैं इंटरेस्ट रेट की बात आता हूँ। मान के चलो आपने बैंक लगाई, बैंक खोल सकते हो आप लोग खुद की कि नहीं खोल सकते? खोल सकते हो। सबसे पहले आपने शेयर कैपिटल लिया बैंक का, आपने खुद के शेयर खरीदे 1 लाख रुपए के, तो बैंक ने एंट्री पास की, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब बैंक के पास 1 लाख रुपया है। अब आप क्या करोगे बताओ? आगे का काम क्या करोगे? बैंक खोल ली, 1 लाख रुपया आपने खुद का लगाया, अब आपके पास 1 लाख रुपया है हाथ में। क्या करोगे बैंक को चलाने के लिए? कैसे मुनाफा कमाओगे बैंक लगाकर? मैंने लेक्चर में भी बताया था लोगों आपको। से डिपॉजिट्स मांगेंगे और दूसरों को लोन देंगे। हाँ चल, तेरा खुद का 1 लाख रुपया है खुशी, मैंने 1 लाख रुपया तेरे बैंक में जमा किया, बराबर है? तो तुम्हें मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। अच्छा, तुमने मुझे बोला कि मैं 10% का इंटरेस्ट दूंगी सर आपको, तो मैंने बोला ठीक है। तो इसका मतलब है 1 लाख पे 1 साल के बाद आपको मुझे 1,10,000 रुपये वापस करने हैं। हाँ। अब मेरा अगला सवाल है, 1 साल तक कुछ नहीं किया तुमने, अब तुम्हारे पास 1 लाख रुपया मेरा है, मुझे 1,10,000 कहाँ से वापस दोगे? तुमने 1 रुपया कमाया नहीं, सिर्फ खर्चा किया है। अब पैसे तो कमाने के उसके लिए, लिए मुझे हाँ, उसके लिए तुम्हें क्या देना मुझे पड़ेगा? लोगों से इंटरेस्ट रिसीव करना पड़ेगा। तो मेरा दिया हुआ 1 लाख किसी ना किसी को लोन के स्वरूप में देना पड़ेगा तुम्हें। हाँ। हम्म, तो अगर मेरा 1 लाख तुम किसी को दोगी, तो कितने परसेंट से दोगी? 10% से कि उससे ज्यादा से या उससे कम से? उसके ऊपर ही 10 के ऊपर। चलो, तुमने 15% से दिया, मतलब जिसको तुमने पैसा दिया उससे 1,15,000 रुपये लोगी, मुझे 1,10,000 रुपया दोगी, तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना बचा साल का? 5,000। यही बैंक का बिजनेस होता है। हाँ। अब तुमने ये कैसे तय किया कि तुम मुझे 10% इंटरेस्ट दोगी और लोन लेने वाले को 15% का इंटरेस्ट उससे लोगी? हाउ डू यू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ रेट ऑफ इंटरेस्ट? जैसे प्याज के दाम। रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई से ही आता है नहीं मोस्टली। आता, नहीं आता। पहले आता था, पहले आरबीआई बोलता था कि पैसे लिए तो इंटरेस्ट कितना देने का, और लोन दिया तो इंटरेस्ट कितना लेने का। अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, देखो। एक बैंक खुशी ने खोली, उसने लोगों से पैसा ले लिया 1 लाख रुपया 10% से। एक बैंक कुमकुम ने खोली, कुमकुम ने भी लोगों से पैसा ले लिया 1 लाख रुपया 10% से। अब दोनों इंतजार कर रहे हैं कि कस्टमर आए और लोन लेके जाए। कोई आया नहीं पहले दिन तुम्हारे बैंक में ये पूछने को कि हमको लोन चाहिए, तुमने बोला हम 15% से लोन देंगे। पहले दिन कोई आया ही नहीं, क्योंकि लोगों को डिमांड ही नहीं थी लोन की। किसी को पैसों की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बिजनेस ही नहीं चल रहा, तो लोन लेके करेंगे क्या? ऐसे केस में खुशी, सिचुएशन ये है कि तुम्हारे पास मनी का सप्लाई है, देने के लिए पैसा है। कुमकुम, तुम्हारे पास भी मनी का सप्लाई है, लोगों को देने के लिए पैसा है, पर वो लेने के लिए कोई व्यक्ति तैयार नहीं है। मतलब मार्केट में लोन की डिमांड ही नहीं है, कोई लेना ही नहीं चाहता लोन। लोग ये सोच रहे हैं कि क्या करें लोन लेके, धंधा तो चलता नहीं है, पैसा का कमाई होती नहीं है, तो लोन लेके करेंगे क्या? ऐसे केस में कुमकुम तुम क्या करती बताओ? पॉलिसी चेंज कर देते हैं, इंटरेस्ट रेट में चेंजेस कर देते हैं। चेंजेस करती मतलब क्या करती? घटाती कि बढ़ाती? कम कर देते हैं। कम कर देती। फिर कुमकुम क्या बोलेगी? खुशी के बैंक में मत जाओ, मेरे बैंक में हो, मैं 14% से देती। तुम खुशी, तुम क्या करोगी अगर कुमकुम ने 14 कर दिया तो? तो मैं भी कुछ वैसा नहीं करूंगी, तो वो खुद के बैंक की तरफ ना जाके मेरे तरफ हाँ, आए। तो तुम्हें 13 करने पड़ेंगे। अब तुम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों घटा रहे हो? डिमांड कम है। डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है। अब सिचुएशन चेंज हो गई। अब मार्केट में बहुत तेजी है, लोग व्यापार करें, व्यापार में बिजनेस में पैसा लगाए, तो झपाझप माल बिकता है, पैसे की कमाई होती है, तो सब लोग ये सोच रहे हैं कि मुझे लोन मिले, मुझे लोन मिले, मुझे लोन मिले। और तुम्हारे पास 1 लाख रुपया है खुशी, तुम्हारे पास 1 लाख रुपया है कुमकुम, और लोगों की लाइन लग गई लोन लेने के लिए। तो कुमकुम तुम क्या करोगी ऐसे केस में? वैसे सर डिमांड ज़्यादा है तो इंटरेस्ट बढ़ा देंगे। हाँ, तुम बोलो कि भाई 15 से नहीं, 18 से लेना है तो लो। खुशी तुम क्या करोगी? क्यों
घट रहा है इंटरेस्ट रेट और क्यों बढ़ रहा है इंटरेस्ट रेट, ये भी खेल है डिमांड एंड सप्लाई का। अगर पैसे की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। इसके विपरीत अगर मार्केट में पैसों का सप्लाई ज्यादा है और उसकी डिमांड कम है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आरबीआई एक व्हाट्सएप मैसेज भेज के सब बैंकों को बोलती थी आज का इंटरेस्ट रेट इतना है, तो लोग बोलते हैं यार ऐसे थोड़ी ना तय होता है इंटरेस्ट रेट, लेट द मार्केट डिसाइड। ओपन मार्केट पॉलिसी में हर चीज का दाम मार्केट तय करता है। क्या लिखा है यहाँ पे, अंडर द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन कमर्शियल बैंक हैव द फ्रीडम टू डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड क्या सप्लाई। तो पहले ये आजादी भी नहीं थी, तो कोई बैंक लगाना नहीं चाहता था। बोले क्या करे बैंक लगा के, मार्केट में लोग तैयार है लोन लेने को 15% से, सरकार बोल रही 10% से दो, हम क्यों हमारा घाटा करें, जब 15% से लोन दे सकते तो हम 10 से क्यों दें। तो पहले गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन थे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, वो भी हट गए। ये था हमारा लिबरलाइजेशन की पॉलिसी का एक मेजर। लिबरलाइजेशन मतलब धंधा करने की आजादी। अब सरकार कुछ तय नहीं करेगी, तय करना है बिजनेसमैन को, तय करना है, जैसा पटे वैसा तय करना है। अब मुझे बताओ, मैं ट्यूशन लेता हूँ, अगर सरकार ने मुझे बोल दिया कि भाई 11वीं 12वीं का कोर्स सर 2-2 हजार में ही पढ़ाओ, 4-4 सब्जेक्ट, तो मुझे कोई मजा आएगा क्या बिजनेस करने में? आएगा क्या? नहीं। मैं मेरी फीस कितनी रखूं, ये किस पे तय करता है कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है और किस तरीके की क्वालिटी मैं देता हूँ, उसके हिसाब से मैं रेट तय करूंगा। अगर मार्केट में बहुत स्टूडेंट है, लाइन लगा के खड़े हैं कि नहीं वडेरा सर के पास ही एडमिशन लेनी है, नहीं तो पढ़ना ही नहीं है कहीं पे, तो जाहिर सी बात है मैं फीस बढ़ा दूंगा क्योंकि मेरी डिमांड ज्यादा है। और अगर लोगों में ये हो गया कि नहीं नहीं भाई वडेरा सर के पास जाना नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ाते वो, हम दूसरे सर के पास जाते हैं, तो इसका मतलब है मेरी डिमांड घट गई, डिमांड घट गई तो मैं फीस भी कम कर दूंगा। अब मैं क्यों फीस ज्यादा लेता हूँ लोगों की तुलना में, दुगनी फीस लेता हूँ, रीजन क्या होगा? तो मुझे लगता है मेरी डिमांड है, पेरेंट्स को भी लगता है कि नहीं भाई फर्क पड़ता है यहाँ पढ़ने से, तो डिमांड है तो भाव ज्यादा है, जिस दिन डिमांड घटेगी भाव भी कम हो जाएंगे। तो इसलिए तो लोग बोलते हैं ना एक दूसरे को, बहुत भाव बढ़ गए तेरे। भाव क्यों नहीं बढ़ेंगे, जिसकी डिमांड है उसका क्या बढ़ता है, मार्केट में भाव बढ़ता है। फिर आगे आते हैं, हम देख रहे थे कि लिबरलाइजेशन मतलब फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम के लिए इंटरेस्ट रेट को फ्लेक्सिबल कर दिया गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट सरकार नहीं तय करती, बैंक अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट खुद तय करती है। फ्रीडम फॉर एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री, इस पर कल ही चर्चा की थी। इन दिस न्यू लिबरलाइज्ड इरा the industries are free to diversify their production capacity and reduce the cost of production। अब डाइवर्सिफाई करना मतलब विविधता लाना। चिप्स बनाने वाला बिस्किट भी बना रहा है, कपड़े बनाने वाला सीमेंट भी बना रहा है, मोबाइल टीवी बनाने वाला वॉशिंग मशीन भी बना रहा है। जिसको जो करना है करो, जितना करना है करो, जैसा करना है करो, सबको फ्रीडम है एक्सपांशन करने का। 100 चीजें बनाते थे तो 500 बनाओ, इसके लिए कोई परमिशन की या किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। आप अपनी कॉस्ट घटा सकते हो। आपको लगता है मेरे को 100 लोगों का काम नहीं है, निकाल दो 10 लोगों को, 90 लोगों को काम पे रखो, या 90 को निकाल दो 10 लोगों को काम पे रखो, कोई रोक टोक नहीं है। अर्लियर गवर्नमेंट यूज्ड टू फिक्स द मैक्सिमम लिमिट फॉर प्रोडक्शन कैपेसिटी। कितनी बकवास चीज थी, कितना काम कर सकते हो, कितना माल बना सकते हो, इसकी लिमिट कौन तय करता था? सरकार। इसको हटा दिया मनमोहन सिंह ने। नो इंडस्ट्री कुड प्रोड्यूस बियॉन्ड दैट लिमिट, ऐसा पहले हुआ करता था। नाउ इंडस्ट्रीज आर फ्री टू डिसाइड देयर ओन प्रोडक्शन लिमिट ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट रिक्वायरमेंट। अब सबको आजादी है, मार्केट में जितना बिकता उतना बनाओ, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ये फिर से आया, अबॉलिशन ऑफ मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। अकॉर्डिंग टू एमआरटीपी एक्ट जो 1969 में बना था, बहुत ही पुराना एक कानून था। All those company having asset worth 100 crore and more were classified as MRTP firm and were subject to several restriction। जो भी बड़ी कंपनी थी हमारे देश में जिसका कैपिटल या असेट 100 करोड़ से ऊपर था, उस पर ये कानून लागू होता था। मतलब आप गुलाम बन गए सरकार के, अब आप अपनी मर्जी से कुछ काम नहीं कर सकते। एंड वे आर सब्जेक्ट टू सेवरल रिस्ट्रिक्शन। इसको याद रखना, आपको 100 करोड़ में एमआरटीपी में आता था। नाउ दिस फर्म्स हैव द फ्रीडम टू टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब किसी को कोई रोक टोक नहीं है, 100 करोड़ की बनो, 1000 करोड़ की बनो कि 5000 करोड़ की कंपनी बनो, आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा किसी भी प्रकार का, किसी का भी।
रिफॉर्म इन फेरा, फेरा का मतलब था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये एक जूना कानून हुआ करता था। टू ब्रिंग अबाउट द फ्लेक्सिबिलिटी इन द लॉज रिलेटिंग टू द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। पहले रेगुलेशन मतलब नियंत्रण होता था, नियंत्रण का मतलब है क्या करना क्या नहीं करना हम तय करेंगे, मतलब इंपोर्ट करना है तो कितने का करना और एक्सपोर्ट करना है तो कितने का करना, ये सरकार को पूछो पहले। उन्होंने, आपने बोला कि मेरी एक मशीन $100 की होती, सरकार बोली कि नहीं है $100, $20 की मशीन मंगा सकते तो मंगाओ, नहीं तो व्यापार मत करो। ये कोई रूल हुआ क्या कि भाई $100 नहीं है सरकार के पास तो मैं नहीं मंगा सकता मशीन, $20 की मशीन मंगाओ, नहीं तो रहने दो, धंधा मत करो। तो सरकार रेगुलेशन करती थी कि कितना चीज बाहर से मंगाना चाहिए। वॉज रिप्लेस बाय फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब फर्क है, रेगुलेशन और मैनेजमेंट में बहुत फर्क है। रेगुलेशन मतलब आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे ये मैं तय करूंगा, मैनेजमेंट मतलब आपको जो करना है वो करो, आपको मैं मदद करूंगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फेरा के जगह पे क्या आया, तो आपको बोलना है फेरा के जगह पे फेमा आया। सीए फाइनल में जाओगे तो 10 मार्क के लिए ये चैप्टर है जिसका नाम है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। दिस वुड एनकरेज इंटरनेशनल ट्रेड। अब हमारे देश में किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं था, जिसको जितना माल विदेश से मंगाना है मंगाओ, जितना बेचना है बेचो। तो फेरा की जगह किसने ले ली, फेमा ने। फेरा का लॉन्ग फॉर्म क्या था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फेमा का लॉन्ग फॉर्म क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, infrastructure was open to domestic as well as foreign investor, they could invest in rail road power। पहले रेल गवर्नमेंट सरकार ही बना सकती थी, रोड सिर्फ सरकारी कंपनी बनाती थी, पावर प्रोजेक्ट मतलब बिजली के कारखाने सिर्फ सरकार ही बना लगाती थी और बिजली वही बनाते थे। अब कोई भी इंडिया का या फॉरेन का व्यक्ति भारत में रेल में पैसा लगा सकता है, अपने हिसाब से रोड बना सकता है और अपने हिसाब से बिजली के कारखाने लगा सकता है। इसके वजह से हमारा रेल नेटवर्क भी बढ़ा, रोड नेटवर्क भी बढ़ा और बिजली की जरूरत भी पूरी होने लगी। एनकरेजमेंट टू फॉरेन टेक्नोलॉजी, पहले तो ऐसा था कि कंप्यूटर को हमारा विरोध था, बोले कंप्यूटर बेकार चीज है, कंप्यूटर आएगा तो सारा काम कंप्यूटर करेगा, इंसानों को नौकरी नहीं मिलेगी। फिर इस लिबरलाइजेशन has allowed the use of foreign technology in high priority industry, this help to reduce the cost and make the industry competitive। अब आप फॉरेन से कोई भी मशीन, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, रोबोट कुछ भी खरीद सकते थे, इसके लिए आपको कोई बंधन नहीं था। इसका मतलब पहले बंधन था सेबी। सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको आप एसपी में और ओसीएम में बहुत डिटेल में पढ़ सकते हो। सेबी वॉज इस्टेब्लिश ऑन 12 अप्रैल 1992, ये तारीख आपको याद रखनी है। सेबी कब इस्टेब्लिश किया गया, 12 अप्रैल 1992 को। दिस स्टेप वाज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटी, प्रमोट डेवलपमेंट एंड रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट। अब मैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ और आज का लेक्चर एंड करेंगे। मुझे बताओ, अगर आपको 2000 करोड़ का बिजनेस लगाना है, 2000 करोड़, इतना ज्यादा पैसा कहां से आएगा? इतना सारा पैसा एक ही जगह से आ सकता है, वो है शेयर इशू करके। मतलब आप लोगों को बोलो कि हमको पैसे दो, हमारे कंपनी के मालिक बन जाओ, हमारे शेयर खरीदो। आप पैसा दोगे, आप बन गए शेयर होल्डर, कंपनी के पास पैसा आ गया, उस पैसे से कंपनी बड़ा बड़ा व्यापार कर सकती है। पर पहले क्या होती थी, चीटिंग होती थी। कुछ लोग ऐसे थे जो लोगों को ये बोलते थे कि हम बहुत बड़ी कंपनी लगा रहे तो हमारे शेयर खरीदो। लोग शेयर खरीदते थे, अपना पैसा देते थे, बाद में कंपनी के डायरेक्टर, मालिक लोग वो पैसा लेके भाग जाते थे, लॉस दिखाते थे, घाटा दिखाते थे और लोगों का पैसा डुबा देते थे। तो लोगों को ये लगने लगा कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना मतलब जुआ है, डूब जाएगा पैसा, यहाँ पैसा नहीं लगाना चाहिए। और इस सोच की वजह से ये हुआ कि बड़ा व्यापार करने के लिए ज्यादा पैसा जहां लगता था वो पैसा किसी को मिलता ही नहीं था। लोगों का विश्वास ही नहीं था कि शेयर खरीदना मतलब अच्छी चीज है। तो एक एक संस्था का निर्माण किया गया जिसका नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सीए फाइनल में जाओगे तो 10 मार्क का इसके लिए एक स्पेशल चैप्टर है। ये सेबी इतने कड़क कानून बनाती है कि अगर आप एक कंपनी हो और आपने शेयर लिए और जनता से अगर पैसे लिए और कोई गलत काम किया, फ्रॉड किया, चीटिंग की इन्वेस्टर के साथ, तो फिर आपको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो जब से सेबी आया है, स्टॉक मार्केट में फ्रॉड होना बंद कर दिया है, बंद हो गया है। इसी को बोला जाता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के पैसा लगाने वाले आम इंसान के हितों की रक्षा होती है, उसके साथ कोई गलत काम नहीं होता।
फिर चाहे वो आप अपने 10 लाख रुपए रिलायंस जैसी कंपनी को दे दो, आप निश्चिंत रहो, आपके 10 लाख रुपए लेके वो लोग भागेंगे नहीं, बल्कि ढंग से व्यापार करेंगे। और ये जो है, इससे डेवलपमेंट हुआ और रेगुलेट हुआ हमारा सिक्योरिटी मार्केट, मतलब देश का स्टॉक मार्केट। तो दिस वाज ऑल अबाउट द लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन मतलब फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन या इकोनॉमिक फ्रीडम। इसके लिए हमने क्या कदम उठाया? इंटरेस्ट रेट फ्लेक्सिबल कर दिया, मतलब मार्केट से डिटरमाइन होता था। फ्रीडम फॉर एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री हमने दे दिया, अबॉलिश कर दिया हमने एमआरटीपी एक्ट। उसके बाद हमने फेरा की जगह पे फेमा लेके आ गए। उसके बाद हमने एंकरेज किया इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, और प्राइवेट लोग भी इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगा सकते थे। एंकरेजमेंट किया हमने फॉरेन टेक्नोलॉजी के यूज करने की रिस्ट्रिक्शन निकाल दी, और कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले और बड़े से बड़ा व्यापार हमारे देश में लग सके। इसलिए स्टॉक मार्केट को बढ़ावा देने के लिए सेबी जैसे बहुत ही पावरफुल संस्था की हमने स्थापना की। तो दिस वाज ऑल अबाउट माय टुडेज लेक्चर, एंड वी कवर द टॉपिक ऑफ लिबरलाइजेशन टुडे। कल हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है प्राइवेटाइजेशन, और उसके बाद पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन, और इस तरीके से ये चैप्टर हम खत्म करते हैं। तो समझ में आया आज हमने क्या पढ़ा सबको? अच्छा लेक्चर था कि बोरिंग लेक्चर? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। सी यू टुमारो गाइस, बाय।